दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान शिलांग। सर्वप्रथम इस परिचर्चा में उपस्थित सभी वैद्यजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस परिचर्चा में हमारे बीच प्रोफेसर दिनेश कुमार चौबे जी उपस्थित हैं, जो कि पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपके अनेकों राष्ट्रीय स्तर पे अनुसंधान पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपके राष्ट्रीय स्तर पे अनेकों लेख प्रकाशित हुए हैं, अनेकों पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके अनेकों भाषाओं में अनुसंधान पत्र प्रकाशित हुए हैं। हिंदी विभाग में आपका अत्यंत सराहनीय योगदान रहा है। आप डॉक्टर जीन.एस. डकार, हिंदी विभाग, लेडी क्वीन कॉलेज शिलांग से हैं। आपका ख्याति सिर्फ शिलांग ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर राज्य में है। आपका भी काफ़ी योगदान रहा है। आप डॉक्टर हितेंद्र कुमार मिश्र जी, आप पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका हिंदी विभाग में काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। आप समय समय पर हिंदी को विकसित करने के लिए, इसका समुचित प्रचार करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं और उस योजनाओं को सिर्फ बनाते नहीं बल्कि कार्य रूप में परिणत करते रहते हैं। निश्चित रूप से आपका कार्य अत्यंत सराहनीय है। आज का विषय पूर्वोत्तर भारत में कार्यालय हिंदी प्रयोग की स्थिति। प्रोफेसर चौबे जी, आजकल लोग राजभाषा और राजभाषा में काफ़ी भ्रमित रहते हैं, तो जानना चाहेंगे कि राजभाषा की अवधारणा क्या है और इसकी आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता कहाँ तक सिद्ध होती है। धन्यवाद, आपका बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। वास्तव में भाषा के व्यवहार के दृष्टिकोण से अनेक रूप होते हैं। जैसे कि आमतौर पर सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें कि बातचीत या वार्तालाप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो दूसरी भाषा का है वो संपर्क भाषा है, जो कि पूरे एक भाषा भाषी दूसरी भाषा भाषी से जोड़ते हैं। और इसके बाद में एक जो भाषा का रूप है वो राष्ट्रभाषा का है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या फ़र्क है। लोग राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा समझने की भूल कर बैठते हैं। वास्तव में राष्ट्रभाषा कंसेप्ट बहुत पुराना रहा और राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचलन रहा है। जहाँ तक दो टर्मिनोलॉजी है, राजभाषा और राज्यभाषा। राज्यभाषा का मतलब है जो कि स्टेट के लेवल पर जो कि भाषा प्रयोग में लाई जाए तो वो राज्यभाषा है। और राजभाषा जो कार्यालय या प्रशासन की जो शासन की जो भाषा है वो आपकी राजभाषा है। तो राजभाषा के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसको भारतीय संविधान में या किसी संविधान में उसको दर्जा दिया जाए, संविधान से पारित कराया जाए। लेकिन राजभाषा के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी हिंदी राजभाषा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी है और 14 सितंबर 1949 को इसको हमारे भारतीय संविधान में स्वीकृत किया गया कि ताकि हमारे पूरे जो देश की जनता जो है 75% से अधिक जो है वो हिंदी समझती बोलती है, तो कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा को लोग समझ सकें, जो सर्कुलर हो, जो जानकारी हो उनको हासिल हो। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। और राज्य भाषाओं में हर राज्य की अलग अलग स्टेट लैंग्वेज होती है। जैसे हमारे मेघालय है तो मेघालय में अंग्रेजी जो है वो आपकी यहाँ की राज्य भाषा है। साथ में आपकी खासी है लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन बगल में हमारे देखें कि असम है तो असम की जो राज्य भाषा है वो असमिया है और संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा है। तो ये राजभाषा और राजभाषा के इस फर्क को हमें इस रूप में स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक आपका एक बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राजभाषा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि राजभाषा की आवश्यकता हमेशा शुरू से ही रही है। आप देखेंगे मुगल शासन हमारे यहाँ जब था तो वहाँ पर फारसी जो थी वो राजभाषा के रूप में पूरी तरह से स्वीकृत थी और पूरे कोर्ट कचहरी, शासन, दीवान या मंत्रिमंडल सब में आपकी फारसी का प्रयोग होता था। इसके बाद हम देखें कि जब अंग्रेज जब आए तो हमारे यहाँ राजभाषा जो है अंग्रेजी हो गई और पूरे काम जो शासन किया अंग्रेजी में होना शुरू हुआ। तो जब देश आज़ाद हुआ तभी हम लोगों को ये जनता महसूस कर रही थी कि अंग्रेजी की जगह पर ऐसी कोई भाषा है जो कि हम लोग उसको प्रशासन में या आम लोगों के बात, जैसे कोर्ट कचहरी है, कार्यालय है, बैंक है, सभी जगह उसका अनुप्रयोग किया जा सके।
तो बाद में ये राजभाषा को इस में आवश्यकता महसूस हुई। तो राजभाषा के बारे में जहाँ तक मूल संकल्पना की बात है, एक तरह से ये सब परिभाषिक शब्दावली है जो कि राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। और राजकाज का मतलब ये नहीं कि केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार, बल्कि जो PSU हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो सार्वजनिक उपक्रम है, उनमें भी हमें जैसे कि बैंक हैं या आपके जैसे कि LIC है, निपको है, उन सभी में इसका प्रयोग करना है। इसलिए आजकल ये प्रयास किया जा रहा है कि हर कार्यालयों में हम हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना करें। हिंदी प्रकोष्ठ में एक अधिकारी हो, 2 आपके अनुवादक हो और 1 टंकक हो। इस तरह से राजभाषा को प्रचलन में लाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हमें अनेक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इसमें जैसा लगता है कि असल राजभाषा कहें तो यह राजकाज की भाषा है कि शासन की कार्यवाही, शासन के सर्कुलर, पत्र, परिपत्र, जनता से जो सरकार का संबंध है वो किस भाषा में स्थापित हो। और जब देश की आज़ादी के बाद संविधान सभा के लोगों को ऐसा लगा कि एक देश है तो उसकी एक राजभाषा भी होनी चाहिए, तो जो संविधान के अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक, उसके कुल 4 अध्याय हैं, जिसमें पहले अध्याय में ही 343 अनुच्छेद और 344 अनुच्छेद यह राजभाषा से संबंधित है, फिर प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है, उसके बाद से यह जो न्यायालयों की भाषा है उससे संबंधित है, और 350 और 51 वो जो है इनके कार्यान्वयन से संबंधित है। तो इस भाषा को, राजभाषा का कार्यान्वयन कैसे किया जाए, इसको लेकर के जो संविधान सभा ने महसूस किया कि राजभाषा हिंदी हो और उसका कार्यान्वयन पूरे देश में एक साथ किया जाए, क्योंकि भारत एक बहुभाषिक देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। अनेक समय पर यहाँ अनेक प्रकार की जातियाँ बाहर से आई और यहाँ रह गई। उनके रूप रंग अलग थे, उनके आकार प्रकार अलग थे, उनके रहन सहन अलग थे, उनके पहनावे ओढ़ावे अलग थे, उनकी भाषा अलग थी। इसलिए इस बहुभाषिकता के देश में किसी एक भाषा को लेकर के हम नहीं कर सकते कि वही भाषा हो, लेकिन उन भाषाओं में एक ऐसी भाषा भी है जो समन्वय स्थापित कर सकती है। तो वह भाषा हमारी हिंदी भाषा है जो सबके साथ एक समन्वय स्थापित करके एक राष्ट्रीय परिदृश्य पे खड़ी होती है, जिसमें जिसके बोलने वालों की संख्या अधिक है, जिसके जानने वालों की संख्या अधिक है, जिसको समझने वालों की संख्या अधिक है। इसलिए यह जो राजभाषा है वो हिंदी में राजकाज के काम को करने की भाषा है। ये राजभाषा मतलब राजकीय कार्यों के करने की भाषा है, और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि संपूर्ण देश को हम एक राष्ट्र के स्तर पर एक साथ जोड़ सके। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि हम सब एक साथ एक भाषा में काम करें, और उसके साथ दूसरी भाषाएं भी जोड़ी गई, उस भाषा में जोड़ी गई कि हम अगर जो देश, जो प्रांत, जो क्षेत्र हिंदी में कामकाज नहीं कर पाते, यहाँ असुविधा है, वहाँ हिंदी दूसरी के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी जोड़ी गई। तो यह जो बहुभाषिकता इसकी सुरक्षित भी रह गई, और हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक नई भाषा के साथ और एक समन्वय स्थापित करने का काम भी कर पाए। तो लगता है कि इसकी आवश्यकता ऐसे इसमें आपने जो कहा, एक फार्मूला आया था त्रिभाषा सूत्री। त्रिभाषा सूत्री का ये उद्देश्य था कि एक तो राजभाषा हिंदी के रूप रखा जाए, दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप में अंग्रेजी को रखा जाए, एक प्रांतीय भाषाओं को महत्व बहुत दिया गया। प्रांतीय भाषाएं या मातृभाषाएं आजकल हम लोग जो है, क्योंकि जब भी बोर्ड हम लोग बनाते हैं तो जैसे असम में बोर्ड बनाना है तो आपको असमिया, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, यानी 3 भाषा के माध्यम से इसकी आवश्यकता है। मुझे लगता है मेघालय में भी यही स्थिति है। आप बता सकती हैं उसमें क्या है मेघालय की स्थिति? मेघालय की स्थिति में पहले देखा जाए तो बहुत ये जो हिंदी की स्थिति है वो इतनी ठीक नहीं थी पहले, लेकिन फिर बहुत सारे संस्थान ऐसे उत्पन्न हुए हैं जो कि बहुत इन्होंने महत्व दिया है हिंदी को किस तरह से आगे बढ़ाने का। तो कार्यशालाओं द्वारा, और जैसे हिंदी दिवस हर किसी कार्यालय में हम देख सकते हैं कि वो मनाते हैं, तो इस आधार पर वो लोग बहुत सारी योजनाएं वगैरह उन्होंने उत्पन्न किया है, और हिंदी के विकास में मतलब हम काम कर रहे हैं, मतलब हम काम कर रहे हैं। हाँ। और अच्छा है कि राजभाषा को, हिंदी को लेकर के या खासी समुदाय में या मेघालय प्रांत में भी लोग सीखने का आग्रह तो आ रहा है, आग्रह आ रहा है, एक अच्छी बात, तो वो सीखना चाहते हैं, एक आग्रह अच्छा है। और यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि
जब हमारे यहाँ संविधान में जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। तो उसमें ये कहा गया कि सह राजभाषा के रूप में 15 साल जो है वह हमारी अंग्रेजी साथ में चलती रहेगी 1965 तक। तो हमारे यहाँ 2 अधिनियम आते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि अधिनियम जो 1963 जो कि 65 में लागू हुआ और नियम 1976 जो कि 76 में उसको लागू किया गया, तो उसमें ये बताया गया कि 15 वर्ष के बाद जो है विचार किया जाएगा कि अंग्रेजी कितने दिन और चलेगी। लेकिन ये जब देखा गया कि भाई बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि पूरी तरह से हिंदी पर लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको और बढ़ा दिया गया। और मुझे लगता है कि 76 में जब विचार हुआ तो ये कह दिया गया कि जब तक हमारे देश की सभी संविधान सभाएं या जो विधान परिषद ये पास न कर दें कि अंग्रेजी को हटा दिया जाए और केवल हिंदी रखा जाए, तब तक ये चलता रहेगा। यही कारण है कि आज तक जो है अंग्रेजी जो है सह राजभाषा के रूप में हर पूरे देश में इसका प्रचलन चल रहा है और इसको अभी तक हटाया नहीं गया है। हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, अधिनियमों के बारे में उस पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आप लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से राजभाषा और राजभाषा का स्पष्ट किया और कार्यालय में राजभाषा की स्थिति इसके बारे में बताया। और अगला प्रश्न मैं यही पूछने वाला था कि राजभाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, वो आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया। नहीं, इसमें कुछ हमें धाराओं के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे हमारे यहाँ जो कि आर्टिकल से 343 से लेकर 351 तक जो है ये पूरी धाराएं अलग अलग उल्लिखित की गई हैं कि भाई पहले लिखा गया है कि हमारे देश की जो राजभाषा जो होगी वह देवनागरी में लिखी जो है वह हिंदी होगी। यहाँ लिपि की बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदीतर भाषी जो कार्यालय के जो लोग हैं, हम लोग जब कार्यशाला में जाते हैं और जब प्रश्न उठता है तो लोग कहते हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग रोमन में हम अपनी उसी शब्दावली को लिखें। हम यदि लिखेंगे हिंदी लेकिन लिखेंगे रोमन में, तो हम लोग ये कहना है कि बहने जितना महत्व भाषा का है उतना उसका लिपि का महत्व कम नहीं है। लिपि का महत्व मुझे लगता है ज़्यादा अधिक है क्योंकि लिपि का संबंध जो है उसके संस्कार से, उसके परिवेश से जुड़ा हुआ है। भाषा पूर्ण होती है जी। लिप से ही वह मूर्त रूप प्राप्त करती है। भाषा अमूर्त होती है जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। वह उसका स्थायी करण तब होता है जब वो लिपि से मूर्त रूप प्राप्त करती है। और पहला ही अनुच्छेद 343 पहले अध्याय का 3रा ही अनुच्छेद इस पर कहता है कि जो संघ की भाषा हो जी वो हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी पूरी। और 344 जो है वो राजकाज की भाषा थी। दूसरे अध्याय में 345 346 यह प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित थी। उसमें ऐसी व्यवस्था भी की गई कि जिन प्रदेशों में मातृभाषा उनकी दूसरी है और वो हिंदी नहीं कर पा रहे हैं तो मातृभाषाओं के प्रोत्साहन की भी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदी के प्रोत्साहन की व्यवस्था है, जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनका भी विकास होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मेघालय में अगर खासी, गारो या जयंतिया का कोई व्यक्ति राजकीय कार्यों में राज्य से पत्र संपर्क करना चाहता है, संघ से पत्र संपर्क करना चाहता है, उसके लिए लीगल व्यवस्था थी बिल्कुल कि वह उससे सहायता प्राप्त करके, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करके उन संस्थाओं के माध्यम से वह अपनी बात वह राष्ट्रीय स्तर पर कर सकेगा। तो प्रांतीय भाषाओं की भी प्रमोशन की बात थी। तो 300 यह जो प्रादेशिक भाषाओं के प्रमोशन की बात थी। फिर न्यायालयों की भाषा की बात कही गई 3रे अध्याय में कि उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या हो, उच्च न्यायालय की भाषा क्या हो, स्थानीय न्यायालयों की भाषा क्या हो, सत्र न्यायालयों की भाषा क्या हो, इन न्यायालयों की आपसी भाषा क्या हो। तो ये इस पे चर्चा है। 351 में इसके जो है क्रियान्वयन के संबंध में ये कैसे क्रियान्वित किए जाएं, लोकप्रिय कैसे बनाया जाए, क्योंकि कैसे राष्ट्रपति जो है उसका आदेश पारित करें। और हमें ये है कि उनको अधिकार दिए गए, उनको अधिकार दिए। नहीं, एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग किसी भी वर्ग पर थोपना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू इम्पोज एनीथिंग। हम चाहते हैं कि उनको उस रूप में प्रशिक्षण की, कार्यशाला की व्यवस्था की जाए ताकि लोग अपने को उसने संपन्न कर सकें और वो कार्य में आगे बढ़ सकें। जहाँ तक एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, न्यायालय की जहाँ तक बात है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं जो भी होती है उसमें अंग्रेजी ही केवल उसमें मान्य है। लेकिन उसके लिए है कि एक अनुवाद जो है वो प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आप अनुवाद सब लोग नहीं कर सकते। अनुवाद ब्यूरो कोर्ट के अनुवाद के लिए मैं भजन शर्मा के जो अनुवाद का जो है मैं वो उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई न्यायालय का अनुवाद बहुत सेंसिटिव होता है। यदि एक भी शब्द इधर उधर हो जाए तो आपके पूरे जो है उसके आपका आदेश, उसकी सजा डिस्टर्ब बिल्कुल हो सकता है। बस मैं तो उसमें अंग्रेजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या स्थिति है मेघालय में, जैसे कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट की या
जैसे कि बहुत लोग प्रयोग करते हैं, फैसले तो आते ही रहते हैं, जी जी बिल्कुल। तो क्या किस रूप में इसको लेते हैं? तो अंग्रेजी में ही पढ़ लेते हैं यहाँ के लोग? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पर हिंदी तो जानते नहीं मतलब सब, तो इसीलिए मतलब अंग्रेज़ी का प्रयोग मतलब यहाँ बहुत चलता है, प्रचलित है। तो उसके लिए मतलब हिंदी में अगर वो कार्यान्वयी लाना चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेटर जैसे आपने एक अलग सेल है उसका, हाँ, सेल है, उसका अलग सेल है, तो वहाँ पर वो लोग अपॉइंट करते हैं ट्रांसलेटर वगैरह, तो उसके आधार पर वो लोग काम करते हैं। नहीं, बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो कि हमारे फारसी के जो शब्द हैं वो हमारी हिंदी में है, वही शब्द खासी में भी है। खासी में भी बहुत सारे ऐसे, आप कुछ बताएं किसी के खासी में जो बहुत सारे शब्दों का प्रचलन होता है और हम लोग उसी रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ये समीन है, समन है, अपील है, अंग्रेजी का है, आप कचहरी है, ये सब तो हैं आपके यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि खासी में कशारी बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये बोरोड शब्द है, जैसे हमने बोरो किया है फारसी तो वगैरह से। न्यायालय के बहुत सारे शब्द जो हैं वो खासी लोग उसी रूप में प्रयोग करते हैं जैसे हम हिंदी में करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और पूर्वोत्तर में तो हमने देखा कि पूर्वोत्तर में चाहे आसाम हो या नागालैंड हो, अरुणाचल हो, बहुत सारी शब्दावली जो है वो एक निर्धारित है। जी जी, उसमें कुछ, क्योंकि जो बारोड वर्ड होते हैं वो उसी रूप में ले लिए जाते हैं, केवल उच्चारण की भिन्नता है। बोलचाल में भी, बोलचाल में भी मैं देखता हूँ हम लोग खासी स्पीकिंग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते एक अभ्यास जो हमारे संबंध संपर्क बने हैं, तो तमाम जैसे शब्द हैं, हम जाते हैं तो जो शब्द हम प्याज कहते हैं तो प्याज कहते हैं, हाँ, हमारे यहाँ गाजर है काजोर है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है। नहीं, दवाई है तो दवाई है, दुकान है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि न्यायालय के जो शब्द हैं, अधिकांश जो शब्द जो हैं वो चूंकि फारसी से या अंग्रेजी से शब्द बन चुके हैं, तो वो सभी में स्वीकृत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती होगी इस रूप में। डॉक्टर मिश्रा जी, क्या हम इतना इस परिचर्चा के बाद ये कह सकते हैं कि हिंदी ही एक ऐसी राजभाषा है जो और सभी भाषाओं से समन्वय स्थापित कर सकता है? जी देखिए, हिंदी ही एक भाषा है, यह कहकर के हिंदी पे ज़्यादा जोर हो जाता है, लेकिन हम अगर हिंदी के गुणों को देखें कि हिंदी में के जो गुण हैं, हिंदी की जो अपनी विशेषता है, वो हिंदी बनने की भाषा है। हिंदी कोई निश्चित भाषा, कभी यह हिंदी हिंदुस्तानी के रूप में थी जहाँ फारसी मिला जुला रूप था, कभी इस हिंदी में संस्कृत के शब्द अधिक थे, कभी वो पाल के रूप में दिखाई दी, कभी प्राकृत के रूप में दिखाई दी, कभी अपभ्रंश के रूप में दिखाई दी, कभी ब्रजभाषा के रूप में दिखाई दी, कभी अवधि के रूप में दिखाई दी। आज खड़ी बोली को हम हिंदी कहते हैं। तो हिंदी तो अपने आप में अपने व्युत्पत्ति से ही एक समावेशी भाषा है और वह बनने की प्रक्रिया में है। इस भाषा के साथ एक अच्छाई यह है कि इसको बोलने समझने वाले अधिक हैं, देश में सर्वाधिक संख्या है और विश्व में इसकी संख्या अच्छी है। तो इसमें एक अच्छाई यह है कि इसमें समावेशन की जो क्षमता है, वही ग्राह्यता जो है, जो अंग्रेजी में है। ग्राह्यता, अंग्रेजी ने क्या किया है कि आपके 60% शब्द जो है दूसरी भाषाओं के शब्दों को उसने आत्मसात कर लिया है। जी जी, तो हमारी हिंदी ने भी वैसे किया है। जब 15-20 साल पहले कंप्यूटर दिखाई दिया लोगों को, तो लोगों ने कहा कि तो नई चीज आ गई। बिल्कुल। आज वो हिंदी के साथ इतना फ्रेंडली हो गया, इतने सहज हो गया हुआ कि हम तमाम अभी माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी के सॉफ्टवेयर तैयार कर दिए, बिल्कुल गूगल ने तैयार किया, तमाम ऐसे जो हैं ऐप हैं जो हिंदी में आ रहे हैं। तो हिंदी ऐसी भाषा है जो भारत की सभी भाषाओं का समावेश करके सबको साथ लेकर चल सकती है, उसमें यह गुण है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भाषा वहीं जीवित रहेगी, वहीं लोकप्रिय होगी जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और जो रोजगार की भाषा बन पाएगी वही भाषा जो है वो भविष्य में टिकेगी, नवाचारों को लेकर जो आती है। तो आईटी के क्षेत्र में हिंदी जो है काफी उसका प्रयोग हो रहा है और उस रूप में। अच्छा, हम हिंदी के बारे में जहाँ तक कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई जब मैं भोजपुरी भाषी हूँ और हमें घर में भोजपुरी बोलते हैं और बाहर लगा के हिंदी बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई मातृभाषा आपकी क्या है? तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि भोजपुरी है या मैथिली है, हम लोग सीधे हिंदी बोलते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ पर जो 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी या पहाड़ी, उनकी जो 18 उनकी जो बोलियां हैं, वो सारी जो बोलियों का समूह जो है वो हिंदी है। हिंदी, जी जी। तो चाहे गांधी जी के शब्दों में हम हिंदुस्तानी कह लें, या हम लोग जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि साहित्य में अवधी, ब्रज या मैथिली की जो कि स्थिति जो रही, और आज हम लोग जो खाड़ी बोली का, अब ये शब्द ये यहाँ चल रहा है कि मानकीकरण बहुत जरूरी है। माने मानक भाषा का प्रयोग हम लोग राजभाषा में करते हैं। राजभाषा के रूप में यदि बात की जाए तो हम लोग किसी प्रकार के वैसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जो कि व्याकरण के विरुद्ध हो या जिसमें कि जो मानकता ना हो, क्योंकि मानकीकरण जो है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो राजभाषा की जब बात आएगी तो वहां पर, क्योंकि इस प्रकार की भाषा होगी और पूरे वर्ल्ड में वह भाषा प्रयोग में लाई जाएगी।
ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारी राजभाषा जो है वह कलकत्ता की अलग है, शिलोंग की अलग है, गुवाहाटी की अलग है। सब जगह की एक जो होना पूरे संघ चाहिए की एक भाषा है, पूरे संघ की एक कह राजभाषा। सकते हैं, समन्वय स्थापित कर सकता है सारे पूरे बिल्कुल सबको भारतवर्ष जोड़ से। करके चल सकती है जी। डॉक्टर जीनेश ठगार जी, आप जो कार्यालय में टिप्पणी लेखन का है, इसका कार्यालय में क्या उपयोगिता हो सकती है, कुछ स्पष्ट करें इसके बारे में। टिप्पणी खास तौर के जो पूर्वोत्तर राज्यों में जी जी जहाँ पे अंग्रेजी बहुतायत प्रचलित है, ऐसे में अगर हम टिप्पणी लेखन कार्यालय में प्रयोग करें तो इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है और कैसे करेंगे, इसमें बाधाएं भी कुछ आएंगी तो उसके हम कैसे निपटें। तो टिप्पणी लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कार्यालय, सभी कार्यालयों में, न कि केवल यहाँ मेघालय में। तो टिप्पण लेखन में प्रत्येक सरकारी कार्यालय की कार्य निपटन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है और साथ ही साथ इसमें मामले को निपटाने की सुविधा होती है। किस प्रकार से जब हम लिखते हैं कुछ तो उसको विचाराधीन कागज़ों के बारे में वही टिप्पण लेखन जो है वो अपना काम करता है, उसी के सहयोग से हम जो है काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें वो निर्णय करता है, टिप्पण लेखन जो है वो निर्णय करने में सहायता करता है और स्पष्ट रूप तथा तर्कानुसार ये प्रस्तुत भी करता है। तो मेघालय में जहाँ तक टिप्पण लेखन की बात आती है, हर कार्यालय में हम देखते हैं कि इसको कार्यान्वित कर चुके हैं और बहुत से कार्य इस पर हो रहा है। हाँ, टिप्पणी लेखन में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो शब्दावली जो है, क्योंकि हमारे यहाँ परिभाषिक शब्दावली का महत्व है। हम लोग यदि सामान्य शब्द का प्रयोग यदि हर जगह कर देंगे राजभाषा में तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जो उसके लिए मानक जो शब्दावली है, टेक्निकल टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं, तो परिभाषिक शब्दावली उसकी निश्चित है कि आप किस प्रकार के, जैसे मान लें कि आप प्रशासन में कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई फाइल में अपन दे रहे हैं नोटिंग, तो आप उसमें कौन से शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि जो मन कर चाहे उस शब्द का प्रयोग कर दें, तो उसको अर्थ, क्योंकि हमारे परिभाषिक शब्दावली की मुख्य विशेषता रही कि परिभाषिक शब्दावली हमेशा एकार्थी होनी चाहिए, उसकी मीनिंग एक ही होनी चाहिए। यदि एक शब्द की यदि 5-5 मीनिंग होगी तो कहीं जाकर के उसका उल्टा पुल्टा अर्थ हो जाएगा उसका। तो वो टिप्पण में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो बहुअर्थी ना हो, द्विअर्थी ना हो, एक अर्थी हो, ही अर्थ, सिंगल मीनिंग होनी चाहिए और सिंगल मीनिंग से ही उसका अर्थ। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजभाषा की जो शब्दावली है बड़ी कठिन है। मैं इस बारे में, चूंकि मैं इसी का विद्यार्थी हूँ, तो मैं शब्दावली कोई कठिन नहीं होती, ना कोई सरल होती है। शब्दावली परिचित या अपरिचित होती है। यदि पहली बार यदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो लगता है कि वो अननोन है, अपरिचित है, और यदि उसका 2 बार 3 बार आपने प्रयोग कर लिया तो आपके लिए परिचित हो गया। तो परिचित और परिचित की बात है, कठिन और सरल की बात नहीं। बिल्कुल सही पक्ष पे आपने कहा सर कि यह परिचित और अपरिचित हो सकती है, यह कठिन और सरल नहीं हो सकती। और जिस चीज़ को हम अपरिचित मुझे लगता है उसे ही हम सामान्य भाषा में कठिन कह दिया करते हैं। लेकिन असल ये जो टिप्पणी की ज़रूरत भी है ना, वो इसलिए है कि तमाम लोग जो कार्यालयों को पत्र लिखते हैं वे बहुत विस्तार में पत्र लिखते हैं और टिप्पणी मतलब ही उसको संक्षेप में कर दें, बिल्कुल नहीं उसको उसकी टिप्पणी बताना। तो जो पत्र होता है वो सीधे अधिकारी के पास जाता नहीं है, बिल्कुल वो कार्यालयों का एक क्रम है कि वो डाक पे चढ़ते हुए धीरे कैसे, तो वो जो उसका एक्सपर्ट जो लिपिक है उसके पास से उस पूरे पत्र को वो टिप्पणी सार संक्षेप में कैसे छोटे में लिखता है। हालांकि उसके भी कई ढंग हैं। एक तो जैसे कई बार टिप्पणी लेखन में बहुत शार्ट में आता है कि सीन एंड फॉरवर्ड, सीन एंड एक्सेप्ट, तो ऐसे करके उसे हम आगे भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इसको देखा और समझा, देखा और उसको अग्रसारित किया है, या इस पे कार्यवाही अपेक्षित है, या इस पे सलाह जरूरी है, चर्चा अपेक्षित है। तो ऐसे भी होता है। दूसरा यह भी होता है जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्र लिखा, जैसे हम कहें कि केंद्रीय विद्यालय शिलांग के प्रधानाचार्य महोदय को यह आवश्यकता है कि उनके 40 विद्यार्थी लोकसभा की कार्यवाही को देखने जाएं, तो आप एक बड़ा पत्र लिखते हैं कि यह मेघालय दूरस्थ इलाके में है और ऐसे विस्तृत रूप में एक पत्र बताते हैं अपनी आवश्यकताओं को बताते हुए, और यहाँ विद्यार्थी जाएंगे तो वहाँ कैसे देखेंगे। लेकिन वह जब ऑफिस पहुँचता तो ऑफिस का जो सेक्शन है उस पर लिखता है कि यह पत्र मेघालय की प्रिंसिपल केवी का है, केंद्रीय विद्यालय का है, जो यह चाहते हैं कि उनके 40 विद्यार्थियों को यह पास दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद से फिर वो उस पर कानूनी सलाह लेता है कि वो विद्यार्थी कैसे आएंगे, किस समय आएंगे, उनके पास क्या होगा, कहाँ बैठेंगे, ये सारी चीज़ें करने का तो वो आदेश पारित होता है।
तो अगर सिर्फ पत्र को ही लेकर के चले तो पत्र अगर सीधे अधिकारी के पास पहुंचे शायद उसको समझने की और उसको उतना कर पाने का समय न हो, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी कार्यालय। टिप्पणी के तो बहुत टिप्पणी लेखन का बड़ा महत्व है, टिप्पणी लेखन बोलते हैं, बहुत उसकी नोटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कह रहा था किसी शब्दावली की बात है, जब आप कहें कि आपने कुछ लिखा कि भाई अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, तो आपको अनुमोदन जानना पड़ेगा ना, अनुमोदन क्या है, ये स्वीकृति के लिए जानना पड़ेगा। अब अनुमोदन के लिए आप लिखते हैं कि भाई चर्चा के लिए प्रस्तुत है, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह सकते हैं कि टिप्पणी हो सारगर्भित हो और दूसरे परिभाषित हो और द्विअर्थी ना हो, बहुअर्थी ना, स्पष्ट हो, सरल हो, संक्षेप हो, एकार्थी हो। हाँ, तो उसमें ये विशेषता। अच्छा, टिप्पणी में जैसे कि जब भी डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें संक्षिप्तता बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप यदि संक्षेप में नहीं लिखेंगे तो अधिकारी कैसे उसको समझ पाएगा। संक्षेप हो और मेरे ख्याल से वो सारगर्भित भी हो कि उसे जिसमें सारी चीज स्पष्ट हो जाए। जैसे अंग्रेजी में शब्द कैसे टू द पॉइंट हो, पॉइंट। राजभाषा में टू द पॉइंट बात कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आप चर्चा आगे नहीं बढ़ा सकते। आशा करते हैं कि हमारे दूरदर्शन के दर्शन इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, जैसा कि प्रोफेसर चौबे सर एंड डॉक्टर मिश्रा जी एंड डॉक्टर जीवन डकार जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से पल्लवन, टिप्पणी, मसौदा आदि का स्पष्टीकरण किया और साथ में ये भी बताया कि हमें हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। एक बार आप लोगों को पुनः कोटि से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।